आप लोकल जो बोलियों की बात कर रहे हैं तो राजस्थानी भी एक भाषा है या बोली है या उपभाषा है, जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये डिमांड खूब चल रही है कि राजस्थानी को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा दर्जा मैथिली को मिला है कुछ साल पहले, मतलब हिंदी की बोलियों में से जिसको हम कह सकते हैं। तो राजस्थानी को भाषा का दर्जा मिले या ना मिले, पहले तो ये बताइए आपकी राय क्या है। और दूसरा, अगर मिले तो राजस्थानी कौन सी राजस्थानी को मिले? राजस्थानी तो अपने आप में कोई एक ढांचा है नहीं, तो किसको राजस्थानी माना जाएगा? सर, अगर राजस्थानी को भाषा का दर्जा देने की बात है तो इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा। उनका ये है कि राजस्थान की जो भाषा के जो प्रयोक्ता हैं उनका काफ़ी बड़ा वर्ग है, 3-4 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरा है कि इसमें साहित्य की प्रचुर मात्रा है। प्राचीन काल से लेकर मोहनोत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण जैसे रचनाकार राजस्थानी। और इसके आप अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और आप देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अलगाववादी लोग हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में क्या आप कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के विरुद्ध? सर, अगर इस बात के प्रूफ हैं तो दंडात्मक कार्रवाई मैं करूंगा सर, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का ये मेन ड्यूटी है कि वो फ्री इलेक्शन कराए। तो उन पर एक तो पुलिस बल तैनात किया जा सकता है और उन पार्टियों पे भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है कि उनको कोई नोटिस भेजा जा सकता है या उन्हें वार्निंग दी जा सकती है कि आप इस प्रकार की कार्रवाई बंद करें। अगर फिर भी नहीं मानती है तो सर इलेक्शन को एक तरीके से या तो पोस्टपोन किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए, या फिर उन पार्टियों पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है सर। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर, कोई भी जैसे राजनीतिक पार्टी है या ब्यूरोक्रेसी है, सबका सर अलग अलग होता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात की एक संहिता होती है सर। तो क्या कारण है कि इसको लीगल बैकिंग नहीं मिला है अभी तक? सर, इसमें मुख्य समस्या है कि कई जो प्रावधान होते हैं वो सर ऑब्जेक्टिवली हम डिफाइन नहीं कर सकते। कि जैसे नॉन पार्टीशनशिप का है तो इसके सर ना तो ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं, ना इसके हमें पर्याप्त मात्रा में सबूत मिल सकते हैं। तो अगर लीगल बैकिंग दे देंगे तो सर इसके दुरुपयोग का भी खतरा बढ़ सकता है सर, उन पे एक्शन है वो उसका दुरुपयोग बढ़ सकता है सर। आप लोकल जो बोलियों की बात कर रहे हैं तो राजस्थानी भी एक भाषा है या बोली है या उपभाषा है, जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये डिमांड खूब चल रही है कि राजस्थानी को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा दर्जा मैथिली को मिला है कुछ साल पहले, मतलब हिंदी की बोलियों में से जिसको हम कह सकते हैं। तो राजस्थानी को भाषा का दर्जा मिले या ना मिले, पहले तो ये बताइए आपकी राय क्या है। और दूसरा, अगर मिले तो राजस्थानी कौन सी राजस्थानी को मिले? राजस्थानी तो अपने आप में कोई एक ढांचा है नहीं, तो किसको राजस्थानी माना जाएगा? सर, अगर राजस्थानी को भाषा का दर्जा देने की बात है तो इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा। उनका ये है कि राजस्थान की जो भाषा के जो प्रयोक्ता हैं उनका काफ़ी बड़ा वर्ग है, 3-4 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरा है कि इसमें साहित्य की प्रचुर मात्रा है। प्राचीन काल से लेकर मोहनोत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण जैसे रचनाकार राजस्थानी। और इसके अलावा सर विजयदान देथा जी है, उन्होंने काफ़ी लिखा है। जो वृष्टि है इसमें जो री लगा हुआ है, यस सर, ये जब लिखा जाता है तो हिंदी वर्णमाला में किस जगह पर आता है? सर वृष्टि वर्ड में। वृष्टि वर्ड में एक री लगा हुआ है। हाँ। री जब पूरा लिखा, यहाँ तो मात्रा है, जब Yes, पूरा sir. लिखा जाता है तो पूरी हिंदी वर्णमाला में कहाँ आता है? हिंदी वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला याद Yes, है? sir. उसमें री कहाँ लिखा जाएगा? सर इट इज रिटन इन द एंड, एंड, लास्ट में। यस सर। मतलब ह के बाद। सर री, इट्स फॉर री फॉर ऋषि, यस दैट री। यस। यस सर। वेयर विल इट बी? पोजीशन बतानी है। यस सर। सर आफ्टर ह। आफ्टर ह, श्योर अबाउट इट? ह के बाद तो क्ष आता है, क्ष त्र ज्ञ। री। कुकिंग करना आपको पसंद है क्या? किस प्रकार का भोजन बनाती हैं आप? मैम, मैं घर में बनाए जाने वाले सभी भोजन बनाती हूँ। आपके घर में, वही मेरा सवाल है कि घर में क्या भोजन बनता है आपके? मैम, सब्जी, रोटी, दाल चावल। दाल चावल। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि हमारी जो भोजन की थाली होती है उसमें आपने दाल चावल रोटी सब्जी का नाम लिया, इससे हमको कौन कौन सा न्यूट्रिशियस एलिमेंट मिलता है? दाल से क्या मिलता है? दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पूर्ति हो जाती है। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है। ठीक है। और सब्जी से क्या मिलता है? कौन सी सब्जी मैम? कोई भी सब्जी। कोई भी सब्जी। सब्जियों की जरूरत क्यों है हमें? सब्जियों की ज़रूरत मैम, सब्जियों में सब मिला रहता है, मसाले मिले होते हैं, नमक मिले होते हैं, मिर्च मसाले। ये हमारे शरीर को पूरा रेगुलेट करने के लिए बहुत आवश्यक है। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? सर, मेन जो अंतर गद्य और पद्य में होता है वो लय का ही होता है सर। ठीक है। दूसरा, व्याकरणिक नियमों को समझ सकते हैं। जितने व्याकरणिक नियम, वाक्य संरचना के नियम से अगर कोई बंधा हुआ वाक्य है तो वो गद्य है। ठीक है। और व्याकरणिक संरचना में नियम में जितना भंग होता है उसमें लय उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर। आप काव्य शास्त्र पढ़ाती हैं और आपने बताया कि आपने
जो पाठ्यक्रम है उसमें गद्य पद्य आरोह अवरोह नाम की पुस्तकें पढ़ाते हैं। आरोह और अवरोह में क्या अंतर होता है? सर अगर बुक के स्तर पर देखें तो नहीं, उसमें बुक नहीं वैसे। आरोह का मतलब होता है सर ऊपर चढ़ने के सेंस में, ठीक है, अवरोह का मतलब नीचे। ठीक है। मैं अनुमान लगा दें संगीत की दुनिया में या लय की दुनिया में, छंद की दुनिया में इसका मतलब क्या होता है? सर, मैं अनुमान लगा हाँ, सकती अनुमान हूँ। से बताइए। सर इसका मतलब होता है कि लय में जो उतार चढ़ाव जो होते हैं उसके लिए ले सकते हैं। जी सर। है ना? अगर अ हो पहले शब्द के अंत में और ई हो दूसरे शब्द की शुरुआत में, तो अ और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। और पहले शब्द के अंत में आ हो और दूसरे की शुरुआत में ई हो, तब क्या बनेंगे? सर ए। तब भी ए बनेंगे। 2 एग्जाम्पल देके समझा दीजिए। सर एक तो महेंद्र हो सकता है, मह प्लस इंद्र। ठीक है। और महा प्लस इंद्र होगा तो क्या होगा? सर महेंद्र तब भी महेंद्र होगा। जी सर। वही तो है। आप मुझे सिर्फ 1-2 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए संधि के जो थोड़े अलग किस्म के हैं, जो पढ़ के बच्चे चौंक जाते हैं। सर वैसे मैं संधि हमारे है नहीं सिलेबस में अच्छा, बच्चों के, पर फिर भी अगर मैं कुछ अलग याद करना चाहूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि उज्ज्वल में दोनों ज आधे क्यों होते हैं? सर ये उत प्लस ज्वल से बनी है, उत में तय जो है हलंत है। तो ये एग्जाम्पल इस बात का होगा कि व्यंजन प्लस व्यंजन की संधि हो सकती है, हाँ जी सर। क्योंकि उत में भी व्यंजन है, जी, ज में भी व्यंजन जी, है, तो जी, व्यंजन जी, संधि हो गई। जी। क्या ऐसी संधि संभव है जिसमें दोनों तरफ व्यंजन हो? जी सर, है तो सर। विसर्ग को आप क्या मानती हैं, स्वर या व्यंजन? सर संधि के 3 प्रकार में तीसरा अलग से प्रकार है सर, तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। 2017 से लेकर वर्तमान तक सर मैं स्कूल लेक्चरर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप स्कूल में हिंदी पढ़ाती हैं? जी सर। कौन सी क्लास के बच्चों को? 11th-12th को सर। अरे वाह। तो उसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है आपके? सर 2 बुक लगती है, जिसमें एक जो बुक है जिसका नाम आरोह है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग है। ठीक है। दूसरे का नाम अवरोह है, जिसमें सर सिर्फ गद्य के जो समकालीन जो लेखक होते हैं उनमें 2 या 3 चैप्टर होते हैं सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए 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 बैठिए। सो यू आर मिस ममता जोगी, राइट? जी सर। You are from Rajasthan? जी सर। And this is your first interview in the UPSC? जी सर। Okay. And your medium is Hindi or English for the interview? हिंदी सर। हिंदी? Okay. तो ममता, इससे पहले कि मैं और मेरे साथी आपसे सवाल पूछें, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो विस्तार में बता सकती हैं। जी सर, मेरा नाम ममता है, जैसे कि आप जानते हैं। और मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो स्कूलिंग शिक्षा 7वीं तक हुई है सर। ठीक है। उसके बाद सर NIOS ओपन स्कूल से मैंने 10th करी है। अच्छा। उसके बाद मैंने 12th ह्यूमैनिटी में करी है। ठीक है। फिर मैंने BA और MA महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से नॉन रेगुलर स्टूडेंट के रूप में करी है सर। उसके बाद मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन करी। उसके बाद 2017 से लेकर वर्तमान तक सर मैं स्कूल लेक्चरर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप स्कूल में हिंदी पढ़ाती हैं? जी सर। कौन सी क्लास के बच्चों को? 11th-12th को सर। इतिहास में आपने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ा है जी। पंथ निरपेक्षता और गुट निरपेक्षता जी, ये दोनों ही दर्शन साम्राज्यवादी देशों के हितों के विपरीत है और वो नहीं चाहते कि एशिया अफ्रीका के समाज में इस तरह के दर्शन की व्यापकता बढ़ती जाए। जी, कैसे व्याख्या करेंगे, कैसे पंथ निरपेक्षता और गुट निरपेक्षता दोनों ही साम्राज्यवादी दर्शन के विपरीत है? सर पहले गुट निरपेक्षता की बात करते हैं। सर गुट निरपेक्षता से जो हमारा तात्पर्य रहा वह है कि हम किसी भी गुट के सदस्य नहीं बनेंगे, हम अपनी ही जो पॉलिसीज़ होंगी उन पर ही आगे बढ़ेंगे, किसी दल के ना तो दबाव में कार्य करेंगे ना ही उन्हें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेंगे। तो अब चूंकि साम्राज्यवाद हमेशा यही चाहता है कि उसके साथ पिछड़ागु राज्य रहें या फिर राष्ट्र रहें, परंतु सर इसमें एक चीज़ यह भी देखी जा सकती है कि अगर कोई देश गुट निरपेक्ष हो जाता है तो इसकी संभावना है कि वह इस चीज़ से दूर हट जाए। तो वह चाहते हैं कि गुट निरपेक्षता ना बढ़े, जैसा कि हमने पूर्व शीत युद्ध के समय भी देखा। दिल्ली में ही अधिकतर क्यों स्मॉग जैसी कंडीशंस बनती हैं, जबकि मुंबई है, चेन्नई है और भी अपने पास मेट्रोपॉलिटन है, इनकी तुलना में दिल्ली को हर साल स्मॉग जैसी कंडीशंस का सर्दियों में क्यों सामना करना पड़ता है? उसके भौगोलिक कारक पे आप फोकस करेंगे? सर इसमें अगर भौगोलिक कारण की बात करें तो प्राथमिक रूप से दिल्ली जो अन्य जो शहर हैं उनकी तुलना में एक तो इसका भूगोल बहुत छोटा है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यह होता है कि जो जनघनत्व का एक विकल्प बन जाता है। तापमान व्युत्क्रमण जैसी कोई संकल्पना? जी सर। सर इसमें यह होता है कि जो आपके कण हैं, जो मोटे जो कण होते हैं वह सामान्यतः वायुमंडल में बने रहते हैं या ऊपर नहीं जा पाते हैं, जो कि अन्य मौसम में चले जाते हैं।
इस कारण से जो स्मोक की संभावना होती है वह इसी मौसम में बढ़ जाती है। विवेक जी, जी सर। अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि सर्दियां पहले की तुलना में कम हो गई हैं। जनवरी में जो तापमान कम होना चाहिए था वो तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा है, और अभी शायद हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट को भी क्रॉस कर लिया है, और 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका पश्चिमी विक्षोभ पे क्या प्रभाव पड़ा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में? सर, इसमें एक तो यह संभावना हो सकती है कि वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उनकी संभावना और बढ़ सकती है, क्योंकि भूमध्य सागर के जो क्षेत्र है वहाँ पर और अधिक वाष्पीकरण होगा, और जो हवाएं हैं वह और अधिक हमारे जो हिमालय की तरफ या फिर भारत की तरफ आएंगी। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? जी सर, जो उत्तर पश्चिम की तरफ से जो हवाएं आती हैं विशेषकर ठंड के मौसम में, जनवरी के समय में, यह चक्रवात होता है कि हवाएं होती हैं? सर, चूंकि ये एक जेट स्ट्रीम के साथ में हमारे इस तरफ जो पश्चिम की तरफ गमन करती हैं। चक्रवात होता है कि हवाएं होती है? मैं एक सामान्य सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, इसे थोड़ा सोचिए, टाइम लीजिए अपना। जी विवेक जी। जी सर। अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि सर्दियां पहले की तुलना में कम हो गई हैं। जनवरी में जो तापमान कम होना चाहिए था वो तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा है, और अभी शायद हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट को भी क्रॉस कर लिया है, और 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका पश्चिमी विक्षोभ पे क्या प्रभाव पड़ा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में? सर, इसमें एक तो यह संभावना हो सकती है कि वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उनकी संभावना और बढ़ सकती है, क्योंकि भूमध्य सागर के जो क्षेत्र है वहाँ पर और अधिक वाष्पीकरण होगा, और जो हवाएं हैं वह और अधिक हमारे जो हिमालय की तरफ या फिर भारत की तरफ आएंगी। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? जी सर, जो उत्तर पश्चिम की तरफ से जो हवाएं आती हैं विशेषकर ठंड के मौसम में, जनवरी के समय में, यह चक्रवात होता है कि हवाएं होती हैं? सर, चूंकि ये एक जेट स्ट्रीम के साथ में हमारे इस तरफ जो पश्चिम की तरफ गमन करती हैं। चक्रवात होता है कि हवाएं होती है? मैं एक सामान्य सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, इसे थोड़ा सोचिए, टाइम लीजिए अपना। जी ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, जाते जाते अनुराधा ये बताइए कि देखिए अभी फ़िलहाल आपने बताया कि आपकी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ है, उससे पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू का परिणाम होगा। एक सिचुएशन मान के चलिए कि आप एक संतान को जन्म देती हैं जो कि पुत्री है, उसके बाद आपका परिणाम आता है जिसमें कि आप दुर्भाग्य से असफल हो जाती हैं। उसके बाद आप जो परिवार में जाती हैं तो आपके निकट परिवार के लोग नहीं, लेकिन आसपास के लोग ये कहते हैं कि इस लड़की की वजह से आपको असफलता मिली है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी और आप इस बात को कैसे हैंडल करेंगे? सर, जो ऐसा बोलेगा तो उसको तो फिर शायद उसके आगे मेरे उससे संबंध भी नहीं रहे। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती सर, और मेरी एक बेटी पहले से भी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी दूसरी पुत्री हो। मैं तो खुद चाहती हूँ सर, क्योंकि बेटियों के होने से घर जितना भरा पूरा लगता है, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों से मैं। ममता, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। कहते हैं कि माता और मातृभूमि की जो महत्ता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपने पढ़ा है कभी इसको? सुना है, ठीक है। राजस्थान में एक योजना चल रही है मातृभूमि की तरफ लोगों को आकर्षित करने की, जिसका नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि योजना। आपको जानकारी है? अच्छा, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो नदी जोड़ो योजनाएं हैं, इन्होंने राजस्थान को, स्पेशली जो रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान का, उसका जो सामाजिक जीवन है और आर्थिक जीवन है, उसको किस किस तरह से प्रभावित किया है? मैं खुद रेगिस्तानी एरिया से हूँ, और जहाँ से जो इंदिरा गांधी नहर है वो निकलती भी है। तो इंदिरा गांधी नहर आने से पहले ये था कि वहाँ पर खाने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर आने के बाद जैसे बीकानेर इस बार हाईएस्ट प्रोडक्शन पूरे देश में रहा है मूंगफली उत्पादन में। ममता जोगी जी, आप शिक्षिका हैं? जी सर। और हिंदी पढ़ाती हैं? जी सर। आपने अपने इस प्रोफेशन में महिला शिक्षिका और पुरुष जो पढ़ाने वाले टीचर और भी हैं, तो जेंडर बायसनेस या स्त्री पुरुष के भेद से क्या फील किया आपने? आपको चुनौतियां ज़्यादा हैं, और हैं तो किस तरह की हैं, और अगर हैं तो उसमें सुधार के लिए आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए? सर, मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से ही इसको सोच पा रही हूँ। सर, जैसे अभी मैं जिस पद पे हूँ, लेक्चरर हूँ, उसमें महिला शिक्षिका और जो पुरुष जो शिक्षक है वो दोनों शामिल है। तो पढ़ाने के स्तर पर जो बच्चे जो गेन करने की कैपेसिटी के अगर स्तर पर देखें तो मेरे हिसाब से लगभग दोनों के मामले में ही बच्चे सहज हैं। पर शिक्षिका होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बच्चों तक बात को अच्छे से कन्वे कर पाती हूँ। आप काव्य शास्त्र पढ़ाती हैं, तो मुझे ये और बताइए कि कविता की परिभाषा
संसद के किन किन विद्वानों ने दी, कोई एक या दो व्याख्याएं उनकी बताना चाहें तो बता दीजिए। सर मैं आचार्यों के नाम तो बता सकती हूँ, पर उनकी परिभाषाएं सर अभी नहीं याद। एक आचार्य जगन्नाथ हुए, जी सर। बहुत प्रसिद्ध अध्यापक थे, मतलब बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादकम प्रतिपादकः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ। जी सर, मेरा भी पढ़ा हुआ है तो इसका अर्थ बताइए। सर इसका मतलब होता है कि जो जहाँ रमणीय सौंदर्य जहाँ तत्व जिस पंक्तियों में मिलता है उसे कविता के अर्थ में लिया जाता है। ठीक है। आज मौनी अमावस्या है और आज सुबह सुबह इलाहाबाद में कुंभ में भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। जी। कल्पना कीजिए कि आप इलाहाबाद के कुंभ नगर के डीएम हैं जी। और सारी कोशिश के बाद भी आप इससे बच नहीं पाए। आज आपको रिफ्लेक्टिव डायरी लिखनी है, क्या लिखेंगे? ये नहीं कि सर मैं ये लिखूंगा कि, जी, जो लिखेंगे एग्जैक्टली वो बताइए। सुबह का वक्त था, मेरी ड्यूटी घाट पर थी, लगभग सारी सुरक्षा चौक चौबंद थी, परंतु भीड़ का एक अचानक जत्था आया। चूंकि वह आस्था से युक्त था, परिपूर्ण था, वह भी अपने कुंभ में दर्शन करने आया था, तो एक असामान्य स्थिति बन गई जहां पर मैं और मेरी पूरी फोर्स उसको संभालने में तैनात थी, परंतु अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं यह नहीं कर सका। कुछ मौतें हुई, कुछ घायल हुए, उनको त्वरित मैंने जितना हो सके उतनी जल्दी मैंने उन्हें स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया। विवेक जी, हिंदू कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, मक्का सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन भी किया है जी। ये दोनों ही शब्द भारत के पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दर्शन के विरुद्ध दिखते हैं जी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो दल ये मांग रखता है कि हिंदू कॉलेज का नाम हिंदू नहीं होना चाहिए, या एक दूसरा दल जो मांग रखता है कि इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम मक्का नहीं होना चाहिए, दोनों का नाम बदल देने चाहिए? सर मुझे लगता है ये हमारे कॉलेज की एक विशिष्टता है जो भारत के कंपोजिट कल्चर को सामने लाती है। यहाँ पर जो हमारा हिंदू कॉलेज जो सर नाम रखा गया है वह मूलतः धर्म के विपरीत, यह हमारी जो संस्कृति और हमारा देश है उससे जुड़ा हुआ वह नाम है। दूसरा सर ये मक्का जो नाम हुआ वह कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति बताता है, हज ऑफ हिंदू कॉलेज, जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, कोई भी वर्ग हो, वह सब वहाँ आता है और मिलकर हम एक मनोरम कार्यक्रम करते हैं। तो सर यह मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति की पहचान है। हुआ कि किसी की डायरी को हमने स्रोत माना हो, प्रामाणिक स्रोत माना हो? सर जैसे भगत सिंह जी की जेल डायरी है, हम जब भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में आते हैं तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की जो अपनी बातें लिखी, उनका दृष्टिकोण क्या था अपने जीवन काल में समाज के प्रति या फिर राष्ट्र के प्रति, तो एक सीमा तक हम उनको मान सकते हैं कि उसका इतिहास लेखन में उपयोग किया जा सकता है। आप जो डायरी लिखते हैं उसमें कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, परसेंटेज में बताइए। सर 100% सत्य होता है उसमें। नाम भी सच लिखते हैं सब लोगों के? जी सर बिल्कुल, पूर्णतः सत्य होता है। उसे संभाल के रखते हैं, छिपा के? सर हाँ बिल्कुल, उसको छिपा कर रखता हूँ, और चूंकि सर मैं उसमें ऑनेस्ट हूँ तो एक संभावना और हो जाती है कि मुझे उसको अधिक छुपाना पड़ता है ताकि कुछ चीज़ें जो मेरी निजी हैं वह निजी ही रहें, बस यही। अभी इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई और उस पर कहा जा रहा है कि उन्हें हम भारतीय नागरिकता जो है उन्हें ड्यूअल सिटीजनशिप दें उन्हें, है ना? तो आपको क्या लगता है, देने से हमें फ़ायदा होगा अगर हम अपने इंडियन डायस्पोरा को सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं तो? मैम एक फ़ायदा जो स्पेसिफिकली देखा जाए तो एक ये है कि जो भारत विश्व सिटीजनशिप, वर्ल्ड सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, तो यदि वो ड्यूल सिटीजनशिप देंगे तो एक तरीके से ये मैम इससे बेनिफिट हो सकता है। परंतु प्रॉब्लम देखी जाए तो भारत सरकार का फॉरेन पॉलिसी में ऐसा ही मानना है कि कोई भी सिटीजन होते हैं उनकी लॉयल्टी एक अपने देश के साथ ही होती है। तो भारत सरकार का एक ये ओपिनियन है कि जो ड्यूल सिटीजनशिप देंगे तो ड्यूल लॉयल्टीज होगी, जो भारत सरकार को मंजूर नहीं है। और इसके साथ साथ भी दूसरा देखा जाए तो जो लीगल एंड टैक्सेशन प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं अगर जो हमने ड्यूल सिटीजनशिप दिया। तो मैम मेरे ख्याल से भारत सरकार का अभी ओपिनियन ऐसा है कि ड्यूल सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए। नहीं जी सर। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की, आपका वैकल्पिक विषय भी रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि जॉन रॉल का एक कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे वह ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन होता क्या है और क्यों इसकी संकल्पना की गई जॉन रॉल के द्वारा? सर एक ओरिजिनल पोजीशन है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना गया है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए जो भी लोग साथ मिलकर जो जस्टिस की प्रस्तावना सोचेंगे तो उनको किसी के बारे में पता नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। और वो ओरिजिनल पोजीशन इसलिए कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो सभी लोग जो भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बारे में जो सोचने वाले हैं
वो एक ओरिजिनल पोजीशन के वहाँ पर डिसाइड होंगे, उसके बाद वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट सर निर्धारित करेंगे। ठीक है जी सर। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की, आपका वैकल्पिक विषय भी रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि जॉन रॉल का एक कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे वह ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन होता क्या है और क्यों इसकी संकल्पना की गई जॉन रॉल के द्वारा? सर एक ओरिजिनल पोजीशन है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना गया है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए जो भी लोग साथ मिलकर जो जस्टिस की प्रस्तावना सोचेंगे तो उनको किसी के बारे में पता नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। और वो ओरिजिनल पोजीशन इसलिए कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो सभी लोग जो भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बारे में जो सोचने वाले हैं वो एक ओरिजिनल पोजीशन के वहाँ पर डिसाइड होंगे, उसके बाद वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट सर निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो जॉन रॉल का जो जस्टिस का सिद्धांत है उसमें आपको कहीं ये बताइए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होने वाले जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का उन्होंने क्रिएट किया है, ये पर्पस क्या है इसका? सर जो अभी देखा जाए तो उनके 3 पर्पस उन्होंने बताए हुए हैं। जो फेडरल एजेंसी है उनको रीस्ट्रक्चर करना, कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है जो 400 के आसपास फेडरल एजेंसी देखने को मिलती है, तो उनको रीस्ट्रक्चर करके 200 के आसपास लाना है। दूसरा वो चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी का रोल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनको हर्डल की तरह वो देखते हैं, तो उसको डिसमेंटल करने के बारे में सोच रहे हैं। और सर तीसरा मेन उद्देश्य उनका जो रेगुलेटरी हर्डल्स है जो गवर्नेंस में भी देखने को मिलती है उनको हटाने के बारे में सर ये 3 पर्पज से बनाया गया है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी आइडेंटिफाई करना है, पॉकेट्स ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जी सर, जो इलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की वजह से वो 2 ट्रिलियन अराउंड कुछ पैसा से। ये बताइए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होने वाले जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का उन्होंने क्रिएट किया है, ये पर्पस क्या है इसका? सर जो अभी देखा जाए तो उनके 3 पर्पस उन्होंने बताए हुए हैं। जो फेडरल एजेंसी है उनको रीस्ट्रक्चर करना, कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है जो 400 के आसपास फेडरल एजेंसी देखने को मिलती है, तो उनको रीस्ट्रक्चर करके 200 के आसपास लाना है। दूसरा वो चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी का रोल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनको हर्डल की तरह वो देखते हैं, तो उसको डिसमेंटल करने के बारे में सोच रहे हैं। और सर तीसरा मेन उद्देश्य उनका जो रेगुलेटरी हर्डल्स है जो गवर्नेंस में भी देखने को मिलती है उनको हटाने के बारे में सर ये 3 पर्पज से बनाया गया है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी आइडेंटिफाई करना है, पॉकेट्स ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जी सर, जो इलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की वजह से वो 2 ट्रिलियन अराउंड कुछ पैसा सेव कर पाएंगे। बहुत अच्छा। ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है? तकनीकी निर्धारणवाद सॉरी सर, इसमें पॉलिटिकल साइंस में। नव मार्क्सवाद से कैसे अलग है? सर मार्क्स का सर जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिखता था वो इकोनॉमी को लेकर दिखता था, उसका बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमी को लेकर होता था। जबकि जब नव मार्क्सवाद आया सर उसका सर विचारों, अर्थव्यवस्था, राजनीति सबको सर वो देख के सर समान रूप से मानता है सर। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात कर लेते हैं, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवाद को साइंटिफिक सोशलिज्म कहा था, उसमें साइंटिफिक क्या था? सर जैसे कि सर कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं हीगल से प्रभावित है। हीगल मानते थे कि विचारों के बाद दुनिया आई है, भौतिक अवस्था, लेकिन कार्ल मार्क्स का था कि नहीं, भौतिक अवस्था के बाद ही विचार आए हैं। एक तो वह सर वस्तु को मान के मानते थे सर, दूसरा वह यही भी कहते थे कि हम आपको बताएंगे कि सिस्टम किस तरीके से बदल रहा है, जैसे कि वो बात भी करते हैं दास व्यवस्था, सामंत व्यवस्था, शायद उस संबंध सर ज़्यादा है सर। कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवाद को साइंटिफिक सोशलिज्म कहा था, उसमें साइंटिफिक क्या था? सर जैसे कि सर कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं हीगल से प्रभावित है। हीगल मानते थे कि विचारों के बाद दुनिया आई है, भौतिक अवस्था, लेकिन कार्ल मार्क्स का था कि नहीं, भौतिक अवस्था के बाद ही विचार आए हैं। एक तो वह सर वस्तु को मान के मानते थे सर, दूसरा वह यही भी कहते थे कि हम आपको बताएंगे कि सिस्टम किस तरीके से बदल रहा है, जैसे कि वो बात भी करते हैं दास व्यवस्था, सामंत व्यवस्था, शायद उस संबंध सर ज़्यादा है सर। पूना पैक्ट का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या रेलेवेंस इस कंट्रोवर्सी में पूना पैक्ट का? सर ये मेन बोन ऑफ कंटेंशन इसी मुद्दे पर लेकर था। जो 1932 में पूना एक्ट हुआ है उसके तहत इस मामले का सुलझा दिया गया और जो दलित वर्ग है उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। जो स्टेट लेवल पर असेंबली थी और जो नेशनल लेवल पर जो भी सर जो स्टेट काउंसिल थी उसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था दलित वर्ग को। जो शायद अभी सर मैं नंबर या एग्जैक्ट नहीं, क्या कोई ऐसा साइंटिफिक फिक्शन आपने देखा या सुना उसके बारे में जो जब आया था तो फिक्शन के रूप में आया था लेकिन बाद में वो रियलिटी बन गया हो? आप मेरा प्रश्न समझ पाए? मेरा सवाल है कि आपने कोई साइंटिफिक फिक्शन पढ़ा हो, देखा हो, फिल्म या वेब सीरीज़ जिसमें कोई कॉन्सेप्ट था, उस समय लोगों ने उसको कल्पना समझा
लेकिन बाद में रियलिटी में वो साबित हो गया। जैसे सर एआई को लेकर दिखता है सर मुझे कि पहले ऐसा माना जाता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एआई के माध्यम से कोई वीडियो बना ली जाए या कोई चित्र बना लिया जाए या कोडिंग भी कर दी जाए, लेकिन सर जो अब दिखता है पॉसिबल है सर। किसी फिल्म में ऐसा देखा था आपने कि एआई ने कोडिंग की? सर जैसे कि एक सर 2000 में, सर 2000 के आसपास मैट्रिक्स मूवी आई थी, उसमें था सर एआई को लेकर। सर उसमें एआई कोडिंग कर रही थी सर, न्यूरल नेटवर्क के द्वारा सर अपनी ही सर खुद सुपर पोजीशन में आ रही थी सर एआई इसमें। कि क्या कोई ऐसा साइंटिफिक फिक्शन आपने देखा या सुना उसके बारे में जो जब आया था तो फिक्शन के रूप में आया था लेकिन बाद में वो रियलिटी बन गया हो? आप मेरा प्रश्न समझ पाए? मेरा सवाल है कि आपने कोई साइंटिफिक फिक्शन पढ़ा हो, देखा हो, फिल्म या वेब सीरीज जिसमें कोई कॉन्सेप्ट था, उस समय लोगों ने उसको कल्पना समझा लेकिन बाद में रियलिटी में वो साबित हो गया। जैसे सर एआई को लेकर दिखता है सर मुझे कि पहले ऐसा माना जाता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एआई के माध्यम से कोई वीडियो बना ली जाए या कोई चित्र बना लिया जाए या कोडिंग भी कर दी जाए, लेकिन सर जो अब दिखता है पॉसिबल है सर। किसी फिल्म में ऐसा देखा था आपने कि एआई ने कोडिंग की? सर जैसे कि एक सर 2000 में, सर 2000 के आसपास मैट्रिक्स मूवी आई थी, उसमें था सर एआई को लेकर। सर उसमें एआई कोडिंग कर रही थी? सर न्यूरल नेटवर्क के द्वारा सर अपनी ही सर खुद सुपर पोजीशन में आ रही थी सर एआई इसमें। तो हुआ कि किसी की डायरी को हमने स्रोत माना हो, प्रामाणिक स्रोत माना हो? सर जैसे भगत सिंह जी की जेल डायरी है, हम जब भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में आते हैं तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की जो अपनी बातें लिखी, उनका दृष्टिकोण क्या था अपने जीवन काल में समाज के प्रति या फिर राष्ट्र के प्रति, तो एक सीमा तक हम उनको मान सकते हैं कि उसका इतिहास लेखन में उपयोग किया जा सकता है। आप जो डायरी लिखते हैं उसमें कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, परसेंटेज में बताइए। सर 100% सत्य होता है उसमें। नाम भी सच लिखते हैं सब लोगों के? जी सर बिल्कुल, पूर्णतः सत्य होता है। उसे संभाल के रखते हैं, छिपा के? सर हाँ बिल्कुल, उसको छिपा कर रखता हूँ, और चूंकि सर मैं उसमें ऑनेस्ट हूँ तो एक संभावना और हो जाती है कि मुझे उसको अधिक छुपाना पड़ता है ताकि कुछ चीज़ें जो मेरी निजी हैं वह निजी ही रहें, बस यही